दोस्तों नमस्कार। इस देश की सत्ता या सरकार कभी संघ की चौखट पर जाती नहीं है। चाहे संघ से निकलकर आप सरकार में शामिल हो जाएं, लेकिन जब तक आप सरकार में हैं, आप संघ के दरवाजे नहीं जाएंगे। ये पाठ कोई आज का नहीं है। इस पाठ को तो जेपी आंदोलन के वक्त जब आरएसएस इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी जब आंदोलनरत हुए तो पूरा संघ परिवार उनके पीछे खड़ा था। और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उस सरकार में प्रचारक और स्वयंसेवक लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों मंत्री बने। लेकिन जब तक मंत्री रहे, संघ की चौखट पर नहीं गए। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए कभी वह संघ की चौखट पर नहीं गए, यानी नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर नहीं गए। मुश्किल से मुश्किल हालात अटल बिहारी वाजपेयी की आर्थिक नीतियों को लेकर आया। जब भारतीय मजदूर संघ हो या स्वदेशी जागरण मंच हो, खुले तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ वह खड़ा हो गया। उस वक्त सत्ता और सरकार के बीच में पुल बनाने का काम मदन दास देवी करते थे, लेकिन उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। और उस परिस्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद न जाकर सीधे तौर पर उस दौर के आर्थिक मंत्री यानी वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से कहा, आप खुद नागपुर जाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपको खुद नागपुर जाना होगा। यानी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए और यशवंत सिन्हा आरएसएस से नहीं निकले थे। लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थिति क्या इस सरकार को लेकर ऐसी फंस चुकी है, जो प्रधानमंत्री बीते 11 वर्षों में बतौर प्रधानमंत्री नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर गए नहीं, आज उन्हें जाने की जरूरत पड़ गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मौजूदा वक्त में संसद के भीतर साथियों का संकट है, या फिर इस देश के भीतर बीजेपी और संघ परिवार के भीतर जो उथल पुथल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के तौर तरीके और बीजेपी के संगठन को लेकर जो सवाल लगातार बड़े हो रहे हैं, उसमें संघ परिवार और बीजेपी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक ऐसी लकीर खींची है जिस लकीर को मिटाने की जरूरत आज सोची गई। हालांकि कार्यक्रम पहले बन गया था, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर किसी बंद कमरे में गुफ्तगू करेंगे या सिर्फ मुलाकातों का सिलसिला होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर नहीं गए, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर गए। यानी यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस कवच को उतारा नागपुर जाने से पहले और खुले तौर पर कहा कि वह बतौर स्वयंसेवक और बतौर प्रचारक जो वो काम कर चुके हैं, उसी आसरे वह संघ के दरवाजे पर पहुंचे हैं। तो क्या इसके भीतर वो तमाम सवाल घुमड़ने लगे हैं जिन सवालों को लेकर पूरी की पूरी कवायद इस दौर में योगी आदित्यनाथ के दरकिनार करने को लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली के इशारे पर कस रखी है। योगी आदित्यनाथ के तौर तरीके अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अच्छे नहीं लगते। इस देश के भीतर में बुलडोजर का जिक्र हो, हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो, या जिस भी लिहाज से उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने का अपना प्रयास योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अब दिल्ली की सत्ता उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो क्या यह मैसेज देने की जरूरत थी कि हम ज्यादा बड़े स्वयंसेवक और प्रचारक हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ भी संघ से नहीं निकले हैं, वह तो हिंदू महासभा से आए हैं। यह अलग मसला है कि अयोध्या आंदोलन के दौर में और आंदोलन के बाद की परिस्थितियों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष करते चले गए। और इसीलिए उस दौर में 2017 में दिल्ली की हरी झंडी नहीं मिली, बावजूद इसके 2017 में संघ परिवार ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया।
तब दिल्ली तो मनोज सिन्हा को चाहती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में ये सारे अतीत के पन्ने हैं। भविष्य का रास्ता क्या होगा? संघ जो सोचता है, दिल्ली जो सोचती है, इन दोनों के बीच क्या टकराव की परिस्थिति और पहली बार देश के प्रधानमंत्री नहीं कहा जाए, क्योंकि उन्हें स्वयंसेवक और प्रचारक कहा जाए। इस बात का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो माना जाता है कि दिल्ली की चाहत के हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन वह सरसंघचालक या आरएसएस के बेहद प्यारे मुख्यमंत्री हैं और उनके पीछे संघ परिवार खड़ा है। और शायद इसीलिए आज जब पूछा गया उनसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, तो जवाब सुन लीजिए। देखिए, मोदी जी एक स्वयंसेवक है, वे प्रचारक रहे हैं। आज भी उनका जीवन एक प्रचारक जैसा ही जीवन है। इसलिए जब वो कार्यक्रम में आए तो उनके भाषण में वही उनका अनुभव, वही उनकी अनुभूति हमको देखने को मिली और हमको बहुत खुशी है कि एक स्वयंसेवक के रूप में हम भी उसमें उपस्थित थे। तो संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी सियासत को लेकर, अपने सहयोगियों को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े संघ परिवार को लेकर कहीं गहरा गया है। इसीलिए बतौर स्वयंसेवक या बतौर प्रचारक वो संघ हेडक्वार्टर पहुंचे। कुछ पन्ने अतीत के और खोलिएगा तो आपके जहन में यह भी सवाल होगा, जब 2012-13 में कौन शख्स होगा इस देश में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो दो मौके ऐसे आए जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे, संघ हेडक्वार्टर पहुंचे थे। हालांकि एक मौका तो पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन जी को श्रद्धांजलि देने का था, जो 2012 की बात है, और 2013-16 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री पद के बतौर दावेदार सब कुछ उनके हाथ में रहे, पूरे प्रचार की कमान, और उसमें किस तरीके से आरएसएस कौन सा काम करेगा जो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के लिए सहायक होगा, इस पर रणनीति बनाने के लिए उन्हें नागपुर जाना पड़ा था। उसके बाद से कभी याद नागपुर की आई नहीं, और यूं भी सत्ता और सरकार संघ के दरवाजे पर जाती नहीं है, तो फिर अभी क्यों? और अगर अभी, तो क्या वाकई संकट गहरा गया है? एक सवाल अध्यक्ष को लेकर है, और अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा, यह संदेश अलग अलग माध्यमों से दिल्ली की बैठी सत्ता ने यही कहा। बहुत बड़ी बात है कि एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री से बड़ा कोई होता नहीं है। तो फिर बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर संघ के भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि अगर बीजेपी का अध्यक्ष राजनीति को नहीं समझेगा और फिर सिर्फ संगठन को मथने में ही लगेगा जो आरएसएस चाहती है, तो फिर मुश्किल हालात सामने आ सकते हैं। इसीलिए बीजेपी के अध्यक्ष की अगर पूरी लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में देखेंगे तो शुरुआत में राजनाथ सिंह जो पॉलिटिकल थे, उसके बाद अमित शाह जो पॉलिटिकल हैं भी और पॉलिटिकल थे भी, जेपी नड्डा पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल हैं, और जेपी नड्डा को तो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक इस दौर में एक्सटेंशन मिला क्योंकि दिल्ली चाहती थी। 2023 जनवरी में ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन एक्सटेंशन लोकसभा चुनाव तक दिया गया। लोकसभा चुनाव भी बीत चुका है, उसके बाद और भी 10 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक कोई नया अध्यक्ष नहीं है। तो क्या अध्यक्ष को लेकर कोई सहमति अभी भी बनी नहीं? हालांकि नागपुर हेडक्वार्टर में बंद कमरे में कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि उस जगह पर विदर्भ को लेकर जो मांग करने वाले लोग थे उनका भी जमावड़ा था, राज्य के मुख्यमंत्री उनकी भी मौजूदगी थी, भैया जी जोशी भी थे, सुरेश सोनी भी थे। सुरेश सोनी का जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था तो संघ को पूरे तरीके से किसी ने मथा और नरेंद्र मोदी के पक्ष में किया तो वह सुरेश सोनी ही थे, और उनकी मौजूदगी भी आज नागपुर हेडक्वार्टर में थी।
बंद कमरों में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इशारों इशारों में कुछ बातें तो सामने आ गई। प्रधानमंत्री मोदी स्वयंसेवक पहले हैं, उस विचारधारा को जानते हैं जो उन्होंने अपने तौर पर समझा, रोपा, बड़ा किया और अब उसी रास्ते चल पड़े हैं। इसीलिए खुले तौर पर वो कहने से कतराए भी नहीं, इससे पहले भी नहीं कतराए थे। इससे पहले का मतलब है जब दिल्ली में फरवरी में मराठी साहित्य संगम हो रहा था, उसके बाद एक पॉडकास्ट एक अमेरिकन के साथ दे रहे थे, और आज जब नागपुर में भाषण दे रहे थे तो उस वट वृक्ष जो आरएसएस के जरिए वो बताना चाहते थे उसका खुला बखान उन्होंने जमकर किया और संदेश दे दिया कि वह प्रधानमंत्री से पहले एक स्वयंसेवक है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं संघ बड़ा दरिया दिल है, और इसीलिए अगर वह खुद को बतौर स्वयंसेवक या संघ के प्रचारक के तौर पर अपनी पूरी विचारधारा को रख डालेंगे तो संघ ये मानकर चलेगा कि जो भी खटपट थी वो कोई मायने रखती नहीं है। क्योंकि अपने विरोधियों को भी जब संघ अपने साथ लेने के लिए सब कुछ झोंक देता है तो फिर नरेंद्र मोदी तो स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे हैं, और उसके बाद इस देश की कमान एक प्रचारक के हाथ में है। यही संदेश नागपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी देना चाहते थे।